हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम CUET 2023 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर क्वेश्चन नंबर 41। आवर क्वेश्चन इज, हु रोट द लाइन्स ओह ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। ये कोटेशन किसका है? तो ये कोटेशन रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पोएम द बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट में दी थी और ये पोएम पहली बार 1889 में आई थी और रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज मिली थी 1907 में। गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर मेकिंग द वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली एग्जाम्स की वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट वी विल मीट ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ ऑन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अजीज इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन E.M. फॉस्टर्स। तो 1924 में आई E.M. फॉस्टर की एक नॉवेल है अ पैसेज टू इंडिया। अजीज उसी नॉवेल का एक सेंट्रल कैरेक्टर है और बाकी के ये सारे वर्क्स भी E.M. फॉस्टर के हैं, जिसमें कि वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड 1905 में आई थी, अ रूम विथ अ व्यू इन 1908 एंड हावर्ड्स एंड इन 1910 एंड अ पैसेज टू इंडिया इन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन कंसीव्ड बाय डैश। तो मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन ऑफ R.K. नारायण एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस फिक्शनल टाउन मालगुडी was introduced in his book स्वामी एंड फ्रेंड्स और 1960 में इन्हें द गाइड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिली थी। सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फॉर विच प्ले डिड विजय तेंदुलकर गेट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर। तो विजय तेंदुलकर को सांतता कोर्ट चलो अहे ने साहित्य अकेडमी अवार्ड दिलाई और बाकी के ये सारे वर्क्स भी विजय तेंदुलकर के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ मुल्क राज आनंद्स नॉवेल डज बाखा अपीयर एज द सेंट्रल कैरेक्टर। सो मुल्क राज आनंद की 1935 में आई नॉवेल अनटचेबल के सेंट्रल कैरेक्टर का नाम बाखा है और ये नॉवेल मुल्क राज आनंद की पहली नॉवेल थी। और विलेज 1939 में आई थी, कुली 1936 में आई थी और टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आनंद मठ अ फेमस नॉवेल इज रिटन बाय। गाइज, दीज क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी। इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्जाम को लाइटली ले लो, एटलीस्ट 2 आवर एवरी डे यू मस्ट शुड गो फॉर। सो आनंद मठ एक फेमस नॉवेल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की और ये एक बंगाली हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि 1882 में आई थी। ओके और बंकिम चंद्र चटर्जी बोलो या चट्टोपाध्याय बोलो, दैट इज सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, टॉम्ब ऑफ सैंड इज अ नॉवेल रिटन बाय। तो टॉम्ब ऑफ सैंड एक 2018 में आई हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई एक बुक है गीतांजलि श्री की। इस बुक को डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और ईयर 2022 में इस नॉवेल को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिली। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कालिदास मेघदूत इज अ लिरिक पोएम और ये यक्ष की कहानी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सावित्री एन एपिक इन ब्लैंक वर्स वॉज रिटन बाय। तो सावित्री जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक एपिक है, उसके राइटर कौन है? सावित्री श्री अरविंदो की एक पोएटिक वर्क है जिसमें करीब 24,000 लाइन्स हैं और ये वर्क महाभारत की सावित्री और सत्यवान के स्टोरी पे बेस्ड है और ये वर्क 1947 में पब्लिश हुई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इंटरटेक्चुअलिटी इज अ टर्म कॉइन्ड बाय। दोस्तों, इंटरटेक्चुअलिटी एक टर्म है जिसे कि फ्रेंच फिलोसोफर जूलिया क्रिस्टेवा ने 1960s में कॉइन किया था। बेसिकली इंटरटेक्चुअलिटी किसी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट की ओर रेफर करता है और एक्रिट्योर फेमिनिन एक टर्म था जिसे कि हेलन सक्सेस ने कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अभी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ दीज आर ट्रू और बोथ आर ट्रू। सो लेट्स रीड इट। A Norem Roman or new novel contains all the standard elements of plot, characterization, descriptions of states of mind, its location in time and space, and a reference to the world in which the work is set. No, this is false. Next statement 2, a Bildungsroman is a novel of formation or a novel of education in which the development of the protagonist mind and character in its journey from childhood to maturity is portrayed. Yeah, this is true. So here option 4 is correct. Next question number 52, match list 1 with list 2. So यहाँ पे figure of speech दिए गए हैं, आपको उनके meanings के साथ उन्हें मैच करना है। So let's read it again one by one.
Repetition of a sequence of 2 or more consonants is consonance. Option C. Next, repetition of a speech sum in a sequence of nearby words is alliteration. Option 1. Next, a passing reference to a literary or historical person, work, place or event goes to allusion. And last, repetition of identical or similar vowels goes to assonance. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. आप हमेशा असर्शन रीजन को इस तरीके से पढ़ना, पहले आप असर्शन पढ़ो, फिर एंड में बिकॉज लगाकर रीजन पढ़ो. सो असर्शन सेज द मेरिकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस वर सिमिलर इन नेचर एंड दीज टर्म्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. नो, दिस इज नॉट ट्रू. मेरिकल और मोरालिटी प्लेस सिमिलर नहीं थे. मेरिकल प्लेस सेंट या क्राइस्ट की लाइफ पे बेस्ड होती थी और मोरालिटी प्लेस मोरल लेसन्स देती थी, रिलीजियस या एलिगोरिकल स्टोरीज सुनाकर. नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं. मेरिकल प्लेस वेर रिलीजियस इन नेचर एंड डेल्ट विथ themes such as the fall of man, the life of Christ, etc. Morality plays came later. Their characters were personified abstractions taken from sacred text. So yes, this is true. Here option 4 is correct. A is not correct, but R is correct. Next, again match the following. So let's read it. New criticism goes to the concern of literary criticism with the detailed consideration of the work itself. New criticism वाले सिर्फ works को डिटेल में पढ़ते थे. New historicism goes to a literary text is situated within the totality of the institution and social practices of a particular time of and place. इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को नहीं देखते बल्कि उसका बैकग्राउंड, टाइम, प्लेस, सोशल प्रैक्टिस सब कुछ को देखते हैं. नेक्स्ट, न्यू फॉर्मलिज्म, a positive program which has undertaken to connect formal aspects of literature to historical, political and worldly concerns. Or new humanism goes to option 3. It argues for a return to humanistic education. So here option 1 is correct. Guys, ये सारे बहुत ही important topics हैं, आप इसे पढ़कर जाना. और अगर आप एग्जाम के कुछ दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो नो वरीज, जितना किया वो बेस्ट है. ओके. Next, question number 55. In Death Be Not Proud, John Donne writes, one short sleep past we wake it early and death shall be no more. Death, thou shalt die. The underlined is an example of. देखो यहाँ पे जॉन डन की सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड से ये एक लाइन ली गई है. वन शॉर्ट स्लिप पास्ट वी वेक इट अर्ली एंड डेथ शैल बी नो मोर. डेथ दाउ शैल डाई. तो ये किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3, एंथीसिस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56. French Des was inaugurated in the 1950s by cultural anthropologist Claudie Lévi-Strauss. तो इसका राइट आंसर स्ट्रक्चरलिज्म है. फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाउडी लेवी स्ट्राउस ने स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्ट में, और चार्ल्स फूरियर ने फेमिनिज्म वर्ड को कॉइन किया था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57. द ग्राफिक नॉवेल इज अ टर्म यूज्ड इन द 1970s to denote works in which the narrative is told. तो ग्राफिक नॉवेल एक टर्म है जिसे कि 1970s में यूज किया गया था इनमें से किसी काम को दिखाने के लिए. थ्रू व्हाट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, थ्रू इलस्ट्रेशन एंड वर्ड्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58. जॉन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो 1678 में आई जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक रिलीजियस एलिगरी थी. सो हियर ऑप्शन 2 इज करेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59. सो अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ फोनोलॉजी गोज टू द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री स्पीच साउंड, जहाँ पे हम साउंड्स की बात करते हैं, दैट्स फोनोलॉजी. मॉर्फोनोलॉजी गोज टू ऑप्शन 1, द स्टडी ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ स्पीच वर्ड्स इनटू स्मॉल मीनिंगफुल ग्रुप्स. Syntax goes to option 2, the study of way sequences of words are ordered into phrases, clauses and sentences. And last, semantics goes to the study of the meaning of words and the combination of words in phrases and sentences. दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है. हो सके तो आप इन डेफिनेशंस के की वर्ड्स को कम से कम याद रखें. सो हियर ऑप्शन 4 इज करेक्ट.
Next, question number 60. Again, we have match list 1 with list 2. Actually, we have so many questions from matching. So here we have the period and we need to match it with duration. तो सबसे पहले अगस्टन पीरियड, जिसे कि हम एज ऑफ रिजन या न्यो क्लासिकल एज भी कहते हैं, दैट गोज टू ऑप्शन 3, 1700 to 1745. नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड, जिसे कि हम मशीनरी पीरियड भी कहते हैं, दिस गोज टू ऑप्शन 4, 1901 to 1945. एंड देन वी हैव रोमांटिक पीरियड, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, वेयर वी हैव सो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि 1798 में लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन से ये एज स्टार्ट हुई थी और लास्ट टिल 1830. ओके दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के एजेस और पीरियड्स नहीं समझ आते तो आप यू कैन चेक माई वीडियो, जहाँ पे मैंने बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लास्ट इज विक्टोरियन पीरियड और ये जाता है टू ऑप्शन 2, 1832 to 1901. और ये एज क्वीन विक्टोरिया के रेन से शुरू होती है. सो हियर ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, असर्शन एंड रीजन. चलो एक एक कर इसे समझते हैं. Discourse analysis developed in the 1970s concerned itself with the use of language in a running discourse, continued over a number of sentences, and involving the interaction of the speaker, writer, and the auditor-reader in a specific context. Because in discourse analysis, the meaning of a discourse is dependent on specific cultural condition and circumstances. So here, both assertion and reason are correct, and R is correct explanation of A. तो यहाँ पे डिस्कोर्स एनालिसिस की बात की गई है जो कि 1970s में आई थी, जो कि बहुत सारी डिस्कशंस के लैंग्वेज पे बेस्ड है. और ये एक स्पीकर यानी कि राइटर और ऑडिटर यानी कि रीडर के इंटरेक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि डिस्कोर्स एनालिसिस इस चीज़ पे फोकस करता है कि किसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज कैसे यूज़ की जा रही है, जिसमें कि कल्चरल कंडीशन और सर्कमस्टांसेस भी आते हैं. Next, question number 62. Identify the group of words that has the odd one out. इसमें से आपको odd one बताना है. Option 1, ode, elegy, sonnet, poem. ये सभी पोइट्री के ही पार्ट है, तो इसमें से कुछ भी odd नहीं है. Next, short story, novel, novella, fiction. इन सभी में भी कहानियाँ ही बोली जाती है. और phonetics, phonemes, morphology, morphemes. ये सभी linguistic के पार्ट्स हैं. बट ऑप्शन 4 में ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और लाइफ राइटिंग रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड होती है, पर फिक्शन रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड नहीं होती है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. द वर्ड ट्रांसलेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम. सो ट्रांसलेशन वर्ड लैटिन वर्ड ट्रांसलेशन से ली गई है, सो हियर ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाय. So the term translation studies was put forward by James Holmes और इन्होंने इस टर्म को 1972 में कॉइन किया था इन हिज बुक द नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज. और बाकी के ये सारे मेंबर्स भी ट्रांसलेशन स्टडीज से रिलेटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. द हु सेड पोइट्री इज व्हाट गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. सो इट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने ये कहा था कि पोइट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. Okay, so this was all for today's video and we will discuss the rest of the questions in another video.